साथियों, LIC में अभिकर्ता बनने के लिए एक परीक्षा देनी होती है जिसे हम PRT टेस्ट कहते हैं। IC38 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जो कि III के द्वारा किया जाता है। NSCIT के सेंटर पे होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। साथियों, ऑनलाइन एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसमें समझने की ज़रूरत है कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम पढ़ाई करें और क्या क्या टॉपिक्स पे ध्यान दें ताकि हम एग्ज़ाम को ईजिली तरीके से क्वालिफाई कर जाएं। साथियों, वहाँ पे 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे के पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे के पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथियों, नेगेटिव मार्किंग ना होने से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि हमने एक गलत क्वेश्चन किया और एक सही क्वेश्चन किया, एक सही किया तो हमें मिला 1 नंबर और गलत किया तो मिला 0 नंबर। माइनस मार्किंग होती तो -1 होता, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें 50 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, उसके बाद ही सबमिट करना है। कोई भी क्वेश्चंस हमें टिक करने से छोड़ना नहीं है। साथियों, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपको A, B, C और D। साथियों, ये A, B, C, D जो है, यहाँ पर आपको कोई भी एक जो आपको सही लगे वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे माउस से जाकर क्लिक करना पड़ेगा। साथियों, ये हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या है। कई बार क्वेश्चंस पूछता है इनमें से नहीं है और हमारे दिमाग में हाँ चल रहा होता है और हम गलत जगह टिक कर जाते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य है। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं पहले ही अपने लेक्चर स्टार्ट करूं उसके पहले ही मैं समझा देता हूं। साथियों, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं जो 100% बन रहे होते हैं और एक होते हैं जो नहीं बनते हैं या डाउटफुल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल हों और नहीं बन रहे हैं उनमें हमें C ऑप्शन लगाना है। केवल C लगाइए और 100% वालों को हमें करना है। यदि आपने 10 से 12 क्वेश्चन भी 100% वाले कर लिए और बाकी सब में C ऑप्शन लगा दिया, तब भी आप मान के चलिए कि आप एग्जाम पास हो जाएंगे। C ऐसा कोई नहीं है कि बहुत C ही लगाकर हम कुछ करेंगे। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पर कोई भी हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, A, B, C, D, जितने क्वेश्चन हमें नहीं बन रहे हैं, लेकिन C बिल्कुल सटीक बैठता है। इसलिए मैं आप साथियों को पहले ही बोलता हूँ, फेल होने की चिंता से दूर रहना है तो C चिंतामणि को यूज़ करिए। जो बना वो सही, जो नहीं बना वो C। 100% अटैम्प्ट करिए, पूरा 1 घंटे दीजिए। साथियों, हम बात करते हैं आगे, इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया में कैसे इंश्योरेंस आया, जो आज मॉडर्न इंश्योरेंस है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। साथियों, ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि लॉयड कॉफ़ी हाउस लंदन में 4 दोस्त बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। लॉयड से इस बीमे की शुरुआत हुई। लॉयड, हमको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आता है, आधुनिक बीमे की शुरुआत कहाँ हुई। आधुनिक बीमे का इतिहास लॉयड से स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड की सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी एमिकेबल सोसाइटी है और भारत की पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। भारत की पहली स्वदेशी बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी है। साथियों, 4 दोस्त बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। वो सोचते थे, समुद्री व्यवसाय करते थे, कि मेरा जो समुद्री व्यवसाय हो रहा है उसमें कई तरह के जोखिम हैं, उन जोखिमों से कैसे निपटा जाए, उस रिस्क से कैसे हम जूझेंगे, कैसे हम उसको भरपाई करेंगे, कैसे कंपेंसेट करेंगे, इसके बारे में ये शुरुआत हुई। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए 10-10 रुपये लगाया। 4 दोस्तों ने 40 रुपये इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जिसका भी जहाज, चाहे समुद्री लुटेरों से वो हो जाए, चाहे वो जहाज डूब जाए समुद्री तूफान में, जो भी आएगा उसमें हम उस फ्रेंड को मदद करेंगे 40 रुपये से। इसको बोलते हैं साथियों रिस्क पूल की व्यवस्था। रिस्क पूल, हिंदी में बोले तो जोखिम सहभागिता। जोखिम सहभागिता। साथियों, आज भी बीमे में ये फॉर्मूला चल रहा है। आपने 1 करोड़ का बीमा कराया है तो जिस पूल में आप रहेंगे, जिस रिस्क पूल में आप रहेंगे, वो 1 करोड़ वाले ही लोग रहेंगे। तो इसके तहत बीमे का इजाद हुआ। साथियों, बात आती है LIC ऑफ इंडिया की, भारतीय जीवन बीमा निगम। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ 245 कंपनियां थी,
छोटी मोटी कंपनियां जो कई बार क्लेम देती थी, कई बार नहीं देती थी, प्राइवेट कंपनियां होती थी, इंश्योरेंस कंपनियां, चिट फंड कंपनियां होती थी। तो सी.डी. देशमुख साहब थे, उसमें वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक इसका निकाला कि सारी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई, इसका नाम हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम। उन्होंने बोला ये सरकार के स्वामित्व वाली एकमात्र सरकारी कंपनी के रूप में इसने 1 सितंबर 1956 से काम करना प्रारंभ कर दिया। साथियों, इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया। इंश्योरेंस एक्ट तो स्टार्ट हुआ है 1912 से, लेकिन LIC के लिए भारतीय जीवन बीमा नियम ऐसा संविधान में जिक्र किया गया। आज भी हमारा सेक्शन 37 बहुत प्रभावी है, और यह सेक्शन 37 हमारे LIC को सॉवरिन गारंटी देता है। मतलब भारत में जो भी LIC में इन्वेस्टमेंट है, जैसा भी आप पॉलिसी लेंगे, तो आपके बीमा राशि की और उसमें घोषित बोनस की या अघोषित बोनस की जो भी है, यदि LIC कभी पे कर पाने में सक्षम नहीं होती है तो उसका सारा सब कुछ केंद्र सरकार पे करेगी। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं सेक्शन 37 LIC ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि बीमा का कानून कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन LIC में अभी भी चल रहे हैं। आज बीमा में 1912, 1938 ये दो महत्वपूर्ण कानून लगे। सबसे पहला बीमा अधिनियम बोला जाए तो 1912 में आया, लेकिन आज ये प्रभावी नहीं है। बीमा अधिनियम 1938 1 जुलाई 1939 से प्रभावी हुआ और ये आज भी कारगर है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो आज भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं। सेक्शन 38, सेक्शन 38 समानुदेशन से संबंधित है, असाइनमेंट से संबंधित है। असाइनमेंट मतलब होता है पॉलिसी के अपने अधिकारों को हम दूसरों को किसी को ट्रांसफर कर दें, दूसरों को हम सौंप दें, इस प्रकार इसको समानुदेशन कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं। सेक्शन 38 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन 38 किससे संबंधित है तो असाइनमेंट संबंधित है, समानुदेशन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा, बाइलिंगुअल पेपर होता है। आपको हिंदी में टच करना है, हिंदी में टच करिए, हिंदी में उसमें आपने जो ऑप्शन लिया होगा, और इंग्लिश में पढ़ते जाइए, इसीलिए मैं दोनों वर्ड का यूज कर रहा हूँ। सेक्शन 39 नामांकन से संबंधित है, नॉमिनेशन। पॉलिसी होती है, हर पॉलिसी में नॉमिनी को रखना पड़ता है। नॉमिनी का नाम हम रखते हैं, नॉमिनी का रिलेशन क्या है, नॉमिनी की उम्र क्या है, ये हमें बताना पड़ता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि नॉमिनी कितने प्रकार के होते हैं। नॉमिनी 3 प्रकार से हो सकते हैं। नॉमिनी सिंगल नॉमिनी हो सकते हैं, एक कोई व्यक्ति भी नॉमिनी बन सकता है, एकल नॉमिनी बोलते हैं, सिंगल नॉमिनी। मल्टीपल नॉमिनी, कई लोग नॉमिनी हो सकते हैं। परसेंटेज 100% होता है नॉमिनी का, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पत्नी और बच्चे के बीच में है 50-50%, पत्नी और 2 बच्चों के बीच में है 50 और 25-25, ऐसे करके नॉमिनी। यदि नॉमिनी ना हो किसी पॉलिसी में तो जो भी कानूनी रूप से विधिक उत्तराधिकार रहेगा, विधिक उत्तराधिकार, इसको पैसा मिलेगा। मृत्यु दावे का पेमेंट उत्तराधिकारी, विधिक उत्तराधिकारी जो कानूनी रूप से उसका सक्सेसर होगा, उसको पैसा मिलेगा। नॉमिनी में एक चीज और ध्यान देने योग्य है, नॉमिनी माइनर होगा कि मेजर होगा, 18 वर्ष से कम वाला होगा कि ज़्यादा वाला होगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, दोनों सही है। नॉमिनी अवयस्क भी हो सकता है, वयस्क भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है, यदि नॉमिनी अवयस्क है तो एक व्यक्ति को हमें रखना पड़ता है जिसको हम अपॉइंटी कहते हैं। हम अपनी आम भाषा में उसको गार्जियन बोलें, अभिभावक बोलें, हिंदी में बोलते हैं नियुक्त व्यक्ति। तो नॉमिनी में 4 प्रकार के प्रश्न मैंने बता दिए आपको। बस ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनी को केवल मृत्यु दावे का पेमेंट होता है, परिपक्वता दावा केवल उस व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम से बीमा लिया गया है। साथियों एक सेक्शन आता है 41, छूट से निषेध। साथियों एक बहुत गलत परंपरा चल रही है, लोग अपने प्रीमियम से कुछ पैसे छोड़ देते हैं, इसको हम रिबेट बोलते हैं। उससे भी निषेध करने के लिए, रोकने का प्रावधान है, सेक्शन 41 बनाया गया, छूट से निषेध कहते हैं। सेक्शन 45, ये 4 धाराएं ही पर्याप्त होती हैं पढ़ने के लिए। तो सेक्शन 45 जो होता है वो इंडिस्प्यूटेबिलिटी एक्ट होता है, निर्विवादता क्लॉज होता है। किसी प्रकार का कोई विवाद कल को बीमे में ना पैदा हो, यदि कभी अर्ली क्लेम आ जाए, 3 वर्ष के अंदर जो क्लेम आता है उसे हम शीघ्र दावा या अर्ली क्लेम कहते हैं। तो इस प्रकार से बचने के लिए, कंपनी को भी बचाने के लिए और व्यक्ति का भी अधिकार दिलाने के लिए सेक्शन 45 बनाया गया। उसमें प्रस्तावक द्वारा घोषणा की जाती है प्रस्ताव पत्र में, यदि कोई भी गलती पाई गई, कोई तथ्य छिपाया मैंने और जानबूझकर छिपाया, तो
मेरा जो भी है पैसा वो जब्त कर लिया जाए, इस पॉलिसी को नल एंड वॉइड कर दिया जाए और मुझे इसका पैसा ना दिया जाए। कल को कंपनी किसी कारण से ना दे पाए तो यह सेक्शन ही उसे दिलाने के लिए कंपनी को बाध्य करता है। तो सेक्शन 45 हो गया। साथियों, जैसा कि फैन में रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का मेन काम होता है फैन को धीमा करना, फैन को तेज करना और फैन को कंट्रोल करना। रेगुलेटर आप ये मानिए कि इंडिया में बीमा क्षेत्र को, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई। एक संस्था सबसे इंपॉर्टेंट है IRDA। यह अप्रैल 2000 से यह प्रभावी हो गया। मल्होत्रा समिति की कमेटी गठित की गई थी 1992-93 में मल्होत्रा समिति आया था। उसने बोला कि भारत में यदि कुछ सुधार करना है बीमा क्षेत्र में तो एक रेगुलेटर बनाइए, इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन करिए तो कुछ सुधार होगा। इंश्योरेंस सेक्टर ओपन हुआ, लेकिन आज भी LIC अपने पूरे फुल फॉर्म पे है और आज भी हमारा 75% पूरे इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट शेयर हमारे पास में है। लेकिन हमें कंपटीशन कई तरह से फील्ड में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, लेकिन हमें सब जानकारी रहेगी, प्रोडक्ट का ज्ञान रहेगा तो हम ये कर पाते हैं। तो अप्रैल 2004 से यह प्रभावी हो गया। IRDA, जिसको हम IRDA बोलते हैं, ये भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है, रेगुलेटर है। IRDA I भी इसको बोलते हैं। IRDA I ये इंडिया के लिए जोड़ा गया। मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। मेरे लेक्चर के बाद मेरे द्वारा 10 पेज का नोट्स ज़रूर पढ़िए। यदि उसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो मैंने दिया है, नॉलेज दे रहा हूँ, वो आपको सब अपडेट हो जाएगा। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि IRDA क्या है, IRDA का फुल फॉर्म क्या है, कब से प्रभावी हुआ। दूसरा आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों को नियमित करने के लिए, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। दूसरी संस्था बनाई गई SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब SEBI किस चीज को कंट्रोल करती है? जो पूरे कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से अलग जहां भी इन्वेस्टमेंट है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, उस सबको कंट्रोल करने के लिए यह संस्था बनाई गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI। इस प्रकार से आपको पूरा इतिहास भी पता चल गया, रूल्स रेगुलेशन पता चल गए और यह भी पता चल गया कि कौन कौन से रेगुलेटर हैं। अब बात आती है बीमा। बीमा क्या चीज है? बीमा एक्चुअल होता क्या चीज है? बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए। जो रिस्क, जो जोखिम हम वहन नहीं कर सकते, वो किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को सौंप देते हैं जो वो वहन कर सकता है। जैसे हमने LIC ऑफ इंडिया को हमने रिस्क सौंप दिया, मतलब हमने LIC ऑफ इंडिया से बीमा करा लिया, इसको बीमा कराना कहते हैं। जो कि रिस्क हम सौंपते हैं, इसको बोलते हैं जोखिम अंतरण। जोखिम अंतरण, इंग्लिश में बोले तो रिस्क ट्रांसफर। जो जोखिम अंतरण की प्रक्रिया है, रिस्क ट्रांसफर की व्यवस्था है, इसी को हम बीमा कराना कहते हैं। इसका जस्ट एक अपोजिट वर्ड है जोखिम प्रतिधारण करना, जोखिम को स्वयं वहन करना, यानी कि बीमा ना कराना। जोखिम हमने किसी को ट्रांसफर नहीं करना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको फील्ड में जो बोलेंगे नहीं जो है हम ही को झेलना है, जीते जी भी झेलना है, मरने के बाद भी झेलना है, तो ऐसा पैसा किस काम का? तो वो जोखिम किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। बुद्धिमान लोग नहीं कहते होंगे, उन्हें अज्ञानी लोग हैं जो जोखिम प्रतिधारण बोलते हैं, बीमा ना कराना। अब बात आती है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें जानकारी होगी तो हम ये समझेंगे कि कैसे एक पॉलिसी कंप्लीट होती है, कैसे एक पॉलिसी फील्ड से निकलकर ऑफिस में जाकर कंप्लीट होती है, कैसे पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। इसके बारे में एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ शब्दावलियां हैं। एक बोलते हैं बीमा कर्ता, बीमा कर्ता, इसको बोलते हैं इंश्योरर, इंश्योरर। दूसरा है बीमित, इसको बोलते हैं इंश्योर्ड। तीसरा है प्रस्तावक, इसको बोलते हैं प्रपोजर। चौथा है
बीमा अभिकर्ता, अभिकर्ता इसको बोलते हैं एजेंट या एडवाइजर। बीमाकर्ता, बीमाकर्ता कौन है? बीमाकर्ता बीमा करने वाली कंपनी है, जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया, बजाज अलायंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये बीमा कंपनी है। ये बीमाकर्ता वो हो गया। बीमित जिसका बीमा हो गया, जिसका पॉलिसी हो गया, वो कस्टमर हो गया, पॉलिसी धारक बोलिए, पॉलिसी होल्डर बोलिए, बीमा धारक बोलिए, इंश्योर्ड बोलिए, ये बीमित हो गया। प्रस्तावक जब वो बीमा होने से पहले वाली प्रक्रिया में होता है, बीमा उसका कंप्लीट नहीं होता है, अभी वो बीमा के लिए समझ रहा होता है, बीमा के लिए पेपर दे रहा होता है, उसको हम प्रस्तावक बोलते हैं, प्रपोजर। लास्ट में बीमा अभिकर्ता, अभिकर्ता आप हैं, आप जो बीमा के लिए, बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक सलाहकार की भूमिका में रहते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका में रहते हैं, आप बीमा अभिकर्ता हैं, आप एडवाइजर। अब बात आती है, एक अभिकर्ता पॉलिसी प्रस्तावक के पास गया, क्योंकि पॉलिसी होल्डर के पास जाएगा नहीं, पॉलिसी होल्डर तो ऑलरेडी पॉलिसी लिया हुआ है। प्रस्तावक के पास गया, प्रस्तावक के पास कुछ कागज दिखाया उसने, जिसको हम कागज को आम भाषा में हम ब्रोशर बोलते हैं, अपने लिखा पढ़ी की भाषा में प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। बीमा उत्पाद विवरण पुस्तिका उसने दिखाया, ये लीजिए सर, ऐसी ऐसी पॉलिसी है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग है, ये मैच्योरिटी आएगी, ये रिस्कवर है, ये इसमें सारे इलस्ट्रेशन उसने दे दिया। उस पुस्तिका को प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। क्लियर? प्रॉस्पेक्टस दिखाने के बाद पॉलिसी होल्डर रेडी हो गया, प्रस्तावक रेडी हो गया, प्रपोजल रेडी हो गया, तो उससे हम कुछ फॉर्म पे साइन करवाएंगे। बीमा लेने के लिए जिस फॉर्म पे वो साइन करेगा उसे हम प्रस्ताव पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। उसने साइन कर दिया पेपर, पेपर साइन करने के बाद उसको आयु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आयु प्रमाण पत्र। हाँ, इसी में से क्वेश्चन आने हैं, घुमा फिरा के पूछेगा, आपको ध्यान देना होगा, सर ने क्या पढ़ाया था, कैसे क्वेश्चन आए, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताऊंगा। आयु प्रमाण पत्र। और तीसरा आता है KYC, प्रपोजल फॉर्म पे साइन किया, अपने फैमिली के बारे में डिटेल दिया, अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया, अपना व्यवसाय के बारे में बताया, इनकम के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन बताया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ दे दिया, नॉमिनी के बारे में बताया, प्रीवियस पॉलिसी है वो भी बताया। तो प्रस्ताव पत्र पर साइन करके घोषणा भी कर दिया उसने, जो सेक्शन 45 वाली है। आयु प्रमाण पत्र। अब आता है एज प्रूफ। मैंने बता ही दिया पहले कि एज प्रूफ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक, जिसको हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ बोलते हैं, और एक होता है अमानक, जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ बोलते हैं। इसको वैलिड एज प्रूफ बोलते हैं, इसको नॉन वैलिड एज प्रूफ बोलते हैं। एज प्रूफ में ये दो आते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा एज प्रूफ मानक है, कौन सा अमानक है। आपको ध्यान ये देने की जरूरत है कि आप कौन, जहां पे डेट ऑफ बर्थ क्लियर ना हो, जहां पे जन्म तिथि क्लियर ना हो, जैसे हम सबसे पहले अमानक बता देंगे तो अमानक क्लियर हो जाएगा। जैसे जन्म का तिथि किसी ऐसी संस्था के द्वारा हो जो रजिस्टर्ड ना हो, जो आधिकारिक रूप से जिसको जन्म का घोषणा करने का राइट नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रूफ को हम अमानक नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहते हैं। जैसे पंडित जी के द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली, वो अमानक में आती है। बड़े बुजुर्गों द्वारा, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता द्वारा दी गई घोषणा अमानक में आती है। तीसरा, जैसे स्थानीय निकाय होता है, लोकल बॉडीज, गांव में ग्राम पंचायत, थोड़ा सा नगर पालिका स्तर पे आए तो नगर पंचायत, या कहना चाहिए आपका सभासद, पार्षद, जो भी कहिए आप। उसके बाद आए नगर निगम, तो नगर निगम द्वारा तो वो होगा, लेकिन स्थानीय निकाय जो बनते हैं, छोटे छोटे नगर अध्यक्ष हो गए, नगर पालिका वो हो गए, चेयरमैन वगैरह हो गए, ये जो देंगे वो अमानक में आ जाएगा। मानक में क्या आएगा? जन्म का पंजीयन कराया गांव में सेक्रेटरी द्वारा, यहाँ पे संस्था द्वारा, नगर पालिका में नगर पालिका द्वारा होगा, नगर पालिका किसी चुने हुए सदस्यों के द्वारा नहीं, नगर पालिका द्वारा होगा, तो वो मान लिया जाएगा मानक में आएगा। नगर निगम द्वारा, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, वो सब कुछ का जो रिकॉर्ड आएगा वो सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा। वो स्कूल के जितने भी रिकॉर्ड हो, चाहे वो बच्चा KG में पढ़ता हो, चाहे वो 10th में गया हो, कहीं भी हो, पढ़ाई छोड़ दिया हो कक्षा 5 पढ़ के, वो सब हमारे मानक में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाएंगे। साथियों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रक्षा मंत्रालय द्वारा, गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज द्वारा, वो सारे के सारे मानक में आ जाएंगे। साथियों, ये एज प्रूफ के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होती जानकारी, KYC। नो योर कस्टमर।
अपने ग्राहक को जाने, ग्राहक को जानने की प्रक्रिया है केवाईसी। यहाँ पे हम उसका पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, लेटेस्ट फोटो। उसके बाद उससे हम लेते हैं आईडी प्रूफ, फोटो पहचान पत्र बोलते हैं, फोटो आईडी प्रूफ बोलते हैं। कौन सा प्रूफ ऐसा है जो फोटो में आता है, कौन सा एड्रेस में आता है, ये हमें जानना होगा। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल बोल के बता दे रहा हूँ, मेरे नोट्स में आपको मिलेगा। फोटो आईडी प्रूफ में जहाँ भी आपका फोटो लगा हो, आपका पिता का नाम लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, वो फोटो आईडी प्रूफ में आएंगे। जहाँ पे आपका नाम लिखा हो और महिला है तो आपके पति का नाम लिखा हो और आपका फोटो लगा हो, वो सब फोटो आईडी प्रूफ में आ जाएंगे। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, ये सब फोटो आईडी प्रूफ में आएंगे। आधार में, एड्रेस में ऐसे सारे प्रूफ आएंगे जहाँ पे पता लिखा हो, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे एड्रेस प्रूफ में। लेकिन एक ऐसा प्रूफ है जो फोटो आईडी प्रूफ में आता है, पैन कार्ड। पैन कार्ड एक ऐसा मात्र प्रूफ है जो फोटो आईडी प्रूफ में आता है लेकिन एड्रेस प्रूफ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। साथियों, पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, हम ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस में एक प्रोसेस होता है जिसको हम अंडर राइटिंग कहते हैं, बीमांकन कराना अंडर राइटिंग कहते हैं। प्राथमिक बीमा लेखक कहा जाए तो अभिकर्ता होता है, फील्ड से पैसा लेकर आता है, फील्ड से सब जानकारी लेकर आता है कि व्यक्ति स्वस्थ है नहीं स्वस्थ है, उसके जीवन पे किस प्रकार के जोखिम है, उसका व्यवसायिक जोखिम क्या क्या है। तो प्राथमिक बीमा लेखक अभिकर्ता है, लेकिन ऑफिस में अंडरराइटिंग प्रोसेस होता है। अंडरराइटिंग का तात्पर्य होता है कि बीमा किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, किन शर्तों पे दिया जाए, साधारण शर्तों पे या कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर, उसे अंडरराइटिंग कहते हैं। अंडरराइटिंग हो गई आपके फॉर्म की, आप काउंटर पे जमा करा देंगे तो एक रसीद जारी होगी जिसको हम FPR कहते हैं। साथियों, इंश्योरेंस जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, एक अनुबंध है। यह अनुबंध दो लोगों के मध्य होता है। पहला होता है बीमाकर्ता, बीमा करने वाली कंपनी, और दूसरा होता है बीमित। हर कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्ति होते हैं, दो पक्ष होते हैं, और हर कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होता है। लेन देन किस प्रकार का? बीमा करता उसको वादा करता है कोई विशिष्ट घटना के घट जाने पर हम निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देते हैं। इसीलिए पॉलिसी बॉन्ड पे कभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा होता कितना रुपए मिलेगा, क्योंकि घटनाएं पता नहीं रहती। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है, किस प्रकार से होगा यह प्रकार अनिश्चित है। तो इसलिए घटनाएं कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे असमय मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ डेथ नहीं हुई और परमानेंट डिसेबल हो गए, या लंबे समय तक जी लिए। हर प्रकार के जोखिम है। तो विदिन स्पेसिफाइड कंडीशंस पर घटना घट जाने पर निर्धारित राशि यानी कि बीमा राशि और जो भी बोनस उसमें इंक्लूडिंग है उसके भुगतान का वचन देते हैं। इसके बदले में, इसके प्रतिफल में बीमित जो है, जिसका बीमा हुआ है, वह प्रीमियम अदा करता है, जिसको हम किस्तें बोलते हैं। तो उसने क्या दिया? इंश्योर्ड ने प्रीमियम दिया और उन्होंने किसी घटना के घट जाने पर निर्धारित राशि के भुगतान का वचन दिया। अब ये हो गई। तो ये जो पॉलिसी संविदा है, बीमा संविदा, वो शुरू होने का साक्ष्य जो है, शुरू होने का सबूत बोलिए, वो FPR है, प्रथम प्रीमियम रसीद। प्रथम प्रीमियम रसीद जारी हो गई, इसका मतलब कि बीमा संविदा शुरू हो गई, आरंभ हो गई है। इस FPR में लिखा होता है ड्यू डेट, अगला प्रीमियम कब ड्यू होगा, अगला डेट लिखा होता है। जब ड्यू डेट पे हम पहुंचते हैं, ड्यू डेट पे हम पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, 1 महीने का समय होता है, 1 महीना या कहना चाहिए 30 दिन का समय होता है। इस पीरियड में हमको पैसा जमा करना होता है ड्यू डेट से। इस पीरियड को हम अनुग्रह अवधि कहते हैं, ग्रेस पीरियड कहते हैं। इस अवधि में पैसा नहीं जमा कर पाए तो पॉलिसी बंद हो जाती है, कालातीत हो जाती है। इस पॉलिसी को दोबारा चलवाने के लिए हमें एक रिवाइवल होता है, पुनर्चलन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें हमें KYC देना पड़ता है, लेट पेमेंट के साथ में प्रीमियम देना पड़ता है और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण DGH फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह 1 माह 30 दिन ग्रेस पीरियड वहाँ पर है जहाँ पे तिमाही, छमाही, सालाना बीमा हो रहा है। जहाँ मासिक बीमा हो रहा है, आजकल NACH के द्वारा बीमा होता है, वहाँ पे 15 दिन ग्रेस पीरियड होता है, 15 डेज ड्यू डेट से। इस रसीद के बाद एक रसीद और जारी होती है, FPR, जब अगला प्रीमियम हम जमा कर देंगे उसको बोलते हैं RPR, और रिन्यूअल प्रीमियम रसीद, अनुवर्ती प्रीमियम रसीद, परिवर्ती प्रीमियम रसीद, RPR जारी हो जाता है। RPR जारी करने के बाद हम वो आगे हम प्रोसेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है साथियों, FPR के बाद एक जारी होता है
पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं, पॉलिसी बॉन्ड। इस पॉलिसी बॉन्ड को हम हिंदी में बोलते हैं पॉलिसी दस्तावेज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी दस्तावेज बोलते हैं। और पॉलिसी बॉन्ड का मतलब होता है बीमा संविदा का साक्ष्य है, बीमा संविदा का प्रमाण है। कब से? अब से बीमा हो गया, जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी क्या होगा? पॉलिसी बॉन्ड आपके पास रहेगा। हर समय ये आपका सबूत है, प्रमाण है। और क्लेम नहीं हुआ तब भी आपके पास रहेगा। मतलब एफपीआर पॉलिसी संविदा के शुरू होने का साक्ष्य है, लेकिन पॉलिसी संविदा का साक्ष्य पूछे तो पॉलिसी बॉन्ड है, पॉलिसी दस्तावेज। पॉलिसी दस्तावेज के 3 भाग होते हैं। पहला भाग और महत्वपूर्ण भाग होता है पॉलिसी अनुसूची, पॉलिसी अनुसूची, पॉलिसी शेड्यूल। दूसरा भाग होता है मानक प्रावधान। तीसरा भाग होता है विशेष प्रावधान। पॉलिसी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। कहिए कि पॉलिसी बॉन्ड की आत्मा होती है। उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लगा था, आपने कैसा प्रूफ लगाया था, स्टैंडर्ड लगाया था, नॉन स्टैंडर्ड लगाया था, आपकी नॉमिनी कौन है, आपका यदि कंपनी में कंप्लेंट हो जाए तो कब किससे मिलेंगे, कौन है, आपका टोल फ्री नंबर लिखा होता है। टोल फ्री नंबर के बाद में आपका ये भी लिखा होता है कि आप यदि कंपनी से असंतुष्ट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओम्बुड्समैन के पास भी पता लिखा होता है। तो ये पॉलिसी अनुसूची में होता है। दूसरा होता है मानक प्रावधान। इसमें अधिकार, नियम, शर्तें परिभाषित होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोविजन बोलते हैं। अधिकार कैसे कैसे? हमें सरेंडर करने का अधिकार है, हमें लोन लेने का अधिकार है, हमें नॉमिनी चेंज करने का अधिकार है, हमें असाइनमेंट का अधिकार है। इस प्रकार के सारे अधिकारों को हम इस मानक प्रावधान में देख पाते हैं। तीसरा प्रावधान होता है विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन बोलते हैं। यह स्पेशल प्रोविजन उन महिलाओं के लिए होता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बीमा लेती हैं। प्रेग्नेंट लेडी का बीमा करने को हम लोग मना करते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं। यदि प्रेग्नेंट लेडी का बीमा कर दिया तो डिलीवरी के दौरान यदि उसकी डेथ हो गई तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब गर्भावस्था में होने वाली मौतों को यह स्पेशल प्रोविजन प्रतिबंधित करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाया करता है। अब आप समझ गए कि एक पॉलिसी कैसे कैसे जाके कंप्लीट होती है। प्रस्तावक से चले थे हम, पॉलिसी बॉन्ड तक गए, पॉलिसी बॉन्ड के बाद भी आरपीआर पे गए। पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर हम पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। इसको हम निःशुल्क देखो अवधि या फ्री लुक पीरियड, या इंग्लिश में एक वर्ड और आता है कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड। हिंदी में बोले तो बहुत सारे शब्द हैं, इंग्लिश में 2 ही वर्ड हैं। फ्री लुक पीरियड 15 डेज, 15 दिन पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने से। कूलिंग ऑफ 15 दिन, ये दोनों एक ही शब्द हैं। निःशुल्क देखो अवधि, मुफ्त देखो अवधि, या अवशीतन अवधि, ठंडा करने की अवधि, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसमें कुछ खर्चे जो होते हैं ऑफिस के वो काट कर उस पॉलिसी होल्डर को हम वापस कर देते हैं। स्पेशल रीज़न होने पर तभी ये पॉलिसियाँ वापस होती हैं। अब बात आती है कि बीमा के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं। एक MWP होता है। MWP का तात्पर्य है मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी। मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी को हिंदी में जानिए विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम मैं अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूंगा। सबसे पहले इसमें कुछ तथ्य हैं, उनको जान लीजिए आप। MWP एक्ट 1874 की धारा 6 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में एक पॉलिसी काम करती है। इसमें जो भी लाभार्थी होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, वो ट्रस्टी होगा। ट्रस्टी, इसको हम ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी कहते हैं, न्यासी। यह विवाहित पुरुष का बीमा होगा। उसकी पत्नी ट्रस्टी हो सकती है, उसके बच्चे भी ट्रस्टी हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्टी होने के लिए एक स्पेशल एक एज होती है जो हमारे भारतवर्ष में वयस्क होने की एज 18 वर्ष। इससे नीचे के बच्चे को हम ट्रस्टी नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया करता है कई बार कि उसकी पत्नी ट्रस्टी होगी या उसके बच्चे ट्रस्टी होंगे, तो आप इसका आंसर लिखिएगा कि दोनों ट्रस्टी हो सकते हैं, संयुक्त रूप से भी, एकल रूप से, बस बच्चों को वयस्क होना जरूरी है। ठीक है। MWP पॉलिसी जो होगी वो कभी भी कैंसिल नहीं करी जाएगी, कभी भी उसमें समानदेशन नहीं होगा, कभी नॉमिनेशन, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें। वो विवाहित पुरुष केवल अपना बीमा कराएगा, भरेगा बस, और सारा फायदा, चाहे उसकी मैच्योरिटी होगी, चाहे डेथ क्लेम होगा, चाहे सरेंडर होगा, वो उसकी पत्नी को मिलेगा, जो पॉलिसी ट्रस्ट के रूप में काम। अब कई बार लोग ऐसा कराते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन MWP की तहत पॉलिसी लेते हैं। कई बार उनके बिजनेस को लॉस हो जाता है, वो दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा सरकार द्वारा कुर्क कर दिया जाता है या बैंक द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में ये पॉलिसी उनके परिवार को मदद देती है। इसलिए ऐसी पॉलिसियों का ईजाद हुआ। की मैन इंश्योरेंस,
की मैन का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति बीमा। कोई व्यक्ति व्यवसाय में इतना महत्वपूर्ण होता है, उसके रहने से व्यवसाय को फायदा होता है और न रहने से व्यवसाय को नुकसान होता है। यह बीमा व्यवसाय की लाभप्रदता से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के बीमे को प्रमुख व्यक्ति बीमा करते हैं। कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर, चेयरमैन, अपने महत्वपूर्ण पदों पे लोगों का, जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है या कोई R&D डिपार्टमेंट में है, उन लोगों का बीमा कराते हैं, अपने खर्चों में दिखाते हैं और कल को जब कोई क्लेम होता है तो वह अपने उसको प्रॉफिट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और इस प्रकार के बीमे को बीमे में टर्म बीमा होता है, अवधि बीमा होता है। लास्ट MRI क्या होता है? मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का मतलब है कि बंधक मोचक बीमा। MRI का मीनिंग पूछ लेता है कि एक ऐसा बीमा है, बंधक मोचक बीमा। आवासीय ऋण, हाउसिंग लोन लेने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। चूँकि रिडेम्पशन वाला है, जैसे किसी ने 50 लाख का लोन ले लिया हाउसिंग के लिए, कल को उसका 40 लाख बचा तो ये रिड्यूस होता रहता है, तो उसको घटती अवधि का बीमा कहते हैं। टर्म बीमा इसमें भी है और बंधक मोचक बीमा है हाउसिंग लोन वाले के लिए। अब आता है कि यदि कोई कंप्लेंट हो जाए, कहीं भी हम परेशान हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास क्या क्या पोर्टल है और कहाँ पे कौन सा कोर्ट है। तो हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम IGMS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। ये IRDA ने IGMS की स्थापना करी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का यहाँ पर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। पहले यहाँ IRDA का पोर्टल है IGMS, यहाँ पे करने के बाद वो कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और कंपनी को उसे शॉर्ट आउट करना पड़ता है। दूसरा उपभोक्ता फोरम आती, कंज्यूमर फोरम बोलते हैं। उपभोक्ता फोरम के भारत में 3 मंच है। उपभोक्ता फोरम 3 मंच है। एक मंच है आपका जिला स्तर पे, जिला स्तर, एक होता है राज्य स्तर पे और एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे। अब आप ये समझिए, ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, कंज्यूमर फोरम। इसमें 3 स्तर बनाए गए हैं। वस्तु एवं सेवा का मूल्य यदि 10 करोड़ 1 करोड़ रुपए तक है, 10 करोड़ तो राज्य में पहुंच जाएंगे, आपको लिमिट मालूम होना चाहिए। यदि वस्तु और सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए तक है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जिला उपभोक्ता मंच में जाएंगे, जिला स्तर पे जाएंगे। यदि 1 करोड़ से 10 करोड़ का मामला है, यदि वस्तु और सेवा का मूल्य 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो हम जाएंगे स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पे जाएंगे। और यदि 10 करोड़ से ऊपर का मामला है, 10 करोड़ से ऊपर, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, तो हम जाएंगे नेशनल फोरम में, राष्ट्रीय स्तर पे। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है सेंट्रल फोरम या केंद्रीय आयोग, आप समझ जाइए कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको नेशनल फोरम, नेशनल कमीशन बोले, राष्ट्रीय स्तर बोले, राष्ट्रीय फोरम बोले तो आप समझ जाइएगा ये सही है। 10 करोड़ से ऊपर के मामले वहीं पे देखे जाते हैं। साथियों, एक स्पेशली और डाला गया है एक बीमा लोकपाल। जैसे बैंकों का लोकपाल होता है, हमारे यहाँ भी एक लोकपाल है जिसको हम बीमा लोकपाल कहते हैं। ये स्वायत्त संस्था होती है। यह 11/1998 को यह संस्था बनाई गई थी और ये काम कर रही है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल केवल बीमा संबंधी शिकायतों को सुनता है। 2-3 कंडीशंस हैं इनकी। बीमा लोकपाल क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत कार्य करता है। क्षेत्रीय सीमाओं के साथ में यह एक चीज और करता है कि मात्र 30 लाख रुपए तक के कंप्लेंट को सुनता है। 30 लाख रुपए से ऊपर कंप्लेंट को यह नहीं सुनता। यह लिखित कंप्लेंट सुनता है और कोई भी प्रकार की फीस नहीं होती है, कोई एडवोकेट जरूरत नहीं होती। बस ये एक बात कहता है कि कभी भी आपकी शिकायत कहीं लंबित ना हो। आप कंज्यूमर फोरम गए हैं, आप कहीं कंपनी में गए हैं, वहां आपकी शिकायत लंबित ना हो, वहां से लौट आए हैं तभी हमारे पास आइए। यह कहता है बीमा पार्टी के लिए, कहता है पॉलिसी होल्डर के लिए कि पहले आप कंपनी में जाइए। यदि आपकी शिकायत अस्वीकृत कर दी गई है, अस्वीकृत की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आप मेरे पास कंप्लेंट लेकर आ सकते हैं। यह बीमा अभी पॉलिसी धारक के लिए, बीमित के पास 1 वर्ष का समय होता है अस्वीकृत की तिथि से। बीमा लोकपाल के पास 90 दिन का समय होता है या 3 महीने का समय कहिए। और जब बीमा लोकपाल कोई अवार्ड, पुरस्कार या कोई निर्णय सुना देता है तो बीमा कंपनी के पास मात्र 30 दिन का समय रहता है। 30 दिन के अंदर उसको उस पर निर्णय लेकर 15 दिन जवाब देना पड़ता है। 30 दिन का समय इनके पास है, बीमा कंपनी के पास। इस प्रकार से बीमा लोकपाल
बहुत निश्चित तरीके से काम करता है, लेकिन कोई इसके पास कानूनी उत्तराधिकार नहीं रहता है कि कानूनी रूप से ये कोई अधिकार है, ये इसको ये कर देगा बस। लेकिन स्वायत्त संस्था है, बीमा लोकपाल की बात को सारे बीमा कंपनियां मानती हैं। साथियों, एक दो फुल फॉर्म है वो मैं बता दे रहा हूँ, मेरे नोट्स में मिलेगा, उसको मैं 2 लाइन में करके, अब मेरा लगभग सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। बस पुनः एक बार अपने टिप्स को देते हुए मैं यहाँ पर अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय पक्ष प्रशासक, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है, उसे यूलिप पॉलिसी कहते हैं। इसका सभी कंपनियों में यूलिप पॉलिसियाँ हैं। यूलिप पॉलिसी का जो रिस्क रहता है वो बीमा धारक स्वयं अपने ऊपर वहन करता है। उसे मालूम रहता है मार्केट में किस तरह का रिस्क है, फायदा होगा तो उसे मिलेगा, नुकसान होगा तो उसे झेलना पड़ेगा। साथियों, मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है। जितना चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं मेरे नोट्स से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और फिर से बात कहूँगा कि जो बन रहा है उसमें सही करिए, जो नहीं बन रहा है बिना सोचे समझे ब्लाइंडली सी ऑप्शन लगाइए, फेल होने की चिंता से दूर रहिए। मेरी शुभकामनाएं, आप ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।